नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। बहुत से हमारे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि हम जब बिहार की सियासत के बारे में बात करें तो उन मुद्दों को ही छुएं जो लगातार लोगों को छू रही हैं, और कहीं ना कहीं परेशान जब बिहार की जनता है, वोटर जनता, तो उन मुद्दों को न छुआ जाए, ऐसा हो भी नहीं सकता है। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि हम जनता से जुड़े मुद्दों को छुएं भी और सवाल भी खड़े करें। आज हम जब बैठे हैं तो एक वेबसाइट का फिगर हमारे साथ है, और वो है कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के ऊपर एक वेबसाइट अपना लॉन्च किया था। मंशा ये जताई गई थी कि अगर इस पर जो भी रजिस्टर करता है तो फिर उसे हम हमारी सरकार बनने के बाद नौकरी प्राप्त करने में मदद करेंगे। और देखिए आंकड़ा कहाँ पहुँच गया है। बताया ये जा रहा है कि 5 लाख का आंकड़ा ये 9 दिन में ही टच कर गया है, और जो मिस्ड कॉल है वो 10 लाख के आसपास पहुंच चुका है। सुकेश, इस मुद्दे को मुख्य मुद्दा बनाने की कम से कम जो कोशिश की गई है, उसे तो ऐसा लगता है साधुवाद देना बनता है, क्योंकि ये फिगर्स अपने आप में बोलते हैं कि देखिए लोग जो है वो तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि सवाल केवल जाति धर्म के आसपास नहीं है, सवाल तो यहाँ है। तो माने कि इस बार ये बेरोजगारी जो है वही सबसे डोमिनेंट थीम रहेगा बिहार इलेक्शन में। देखिए, बड़ा वेलकम स्टेप है ये। अगर बहुत सारे लोग इसको राजनीति के मध्य में एक मुद्दा बनाना चाहते हैं और उसको वो तेजस्वी यादव को मिस्ड कॉल करके या फिर उस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करके ये बताना चाहते हैं कि उन्हें ज़रूरत है, दिस इज ए वेलकम कॉल। लेकिन क्या यह मुद्दा बन पाएगा? कोशिश ये है, जो चैलेंजर है उसकी कोशिश ये है। आरजेडी के पोस्टर से, आरजेडी के बैनर से लालू यादव का गायब हो जाना, उस पे तेजस्वी यादव का होना और यह लिखना कि अब की बार युवा सरकार। तो पूरी कोशिश युवाओं को राजनीति के मध्य में लाने की है, उस पूरे विमर्श में लाने की कोशिश है जहां से युवा गायब होता था। इसके जरिए कोशिश एक बहुत बड़े वर्ग को साधने की है। 2005 में जब लालू यादव सत्ता से बाहर हुए थे, आरजेडी सत्ता से बाहर हुई थी, उस वक्त जो लड़का 3 साल का रहा होगा, आज वो वोटर है। और मैं बार बार कहता हूं कि वो उसको जंगल राज जब तक याद न कराया जाए तब तक उसको जंगल राज की जानकारी नहीं है, उसने वो राज देखा भी नहीं है। तो चाहे आप लाख हैमर करोगे, उसके दिमाग में अगर वो एस्पिरेशनल है, वो आगे बढ़ना चाहता है, और आज की तारीख में जहां कट थ्रोट कंपटीशन है वहां हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, वो उसमें एवेन्यूज ढूंढता है। बहुत सारे बिहारी बाहर निकलते हैं क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं क्योंकि शैक्षणिक संस्थाएं कम हैं। कोई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, नेशनल लेवल की भी कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है। आप 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में कर लेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। आप 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल में कर लें और उसके बाद जब आप रास्ते पे आते हैं तो आपके सामने स्याह अंधेरा दिखाई देता है। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कभी वोट में तब्दील नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि ये कोशिश है तेजस्वी यादव की इस वेबसाइट के जरिए कि उसको राजनीति के मध्य में लाकर इस बार मुद्दा बदलना है। इस बार जो नैरेटिव बार बार सेट होता है कि ये सुशासन बाबू हैं, इन्होंने सुशासन किया है, तो उसी सुशासन में छेद करने की उनकी कोशिश है कि अगर सुशासन है तो शिक्षा कहाँ है, अगर सुशासन है तो नौकरियां कहाँ हैं, अगर सुशासन है तो रोजगार कहाँ है, सुशासन है तो शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, स्वास्थ्य की इतनी बदहाल अवस्था क्यों है। इन तमाम चीज़ों को, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको तेजस्वी लाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि वो बहुत हद तक कामयाब होंगे अगर जो उन्होंने वो स्टार्ट लिया है, अगर वो मोमेंटम पकड़ लेता है तो बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। उनके युवा उनके आगे पीछे रैली कर सकते हैं। नैरेटिव बनाने की बात है कि अगर वो नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन वेल बिगन इज हाफ डन, ऐसा भी कहते हैं, तो ये वेल बिगन तो है कि ये मुद्दा
केवल इस बार का मुद्दा है क्या? क्या आरजेडी ने बेरोजगारी के बारे में पहले बातें नहीं की हैं? और क्या बेरोजगारी के बारे में अगर आरजेडी बात करेगी तो क्या दूसरे दल नहीं करेंगे? क्या जनता दल यूनाइटेड नहीं करेगी कि हमें काम पूरे करने हैं? बेरोजगारी इस बार ही मुद्दा क्यों बने? ये प्रश्न इसलिए भी ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि हमारी आंखों के आगे से वो तस्वीरें अभी तक नहीं हटी हैं जो हमने लॉकडाउन के दौरान देखी थी। सड़कों पर चलते बिहारी, 40 लाख बिहार लौटने वाले लोग जो बाहर नौकरियां करते थे लौट करके आ गए और उनमें से ज्यादातर वापस जाने को मजबूर हो गए क्योंकि बिहार में ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें रोजगार मुहैया कराए और मनरेगा के सहारे जीवन नहीं कट सकता है। तो प्रश्न यही है कि फिर बेरोजगारी तो मुद्दा है, जीवन जीने के लिए जरूरी है, पर यह बेरोजगारी सुकेश इस बार ही कोई सामने आ गया हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार ही इस मसले को छुआ हो, ऐसा नहीं है। तो क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं देख रहे हैं कि एक लड़का है जिसका नाम तेजस्वी यादव है और जिसके प्रति फेथ करने के लिए एक वजह है, और वो वजह है क्योंकि उसने ये महसूस कराया है लोगों को कि साहब देखिए ऐसा है कि ये मुद्दे लोग छूते तो हैं, लिप सर्विस करते हैं, पर मैं आपके सामने खड़ा हूं और ये वो आरजेडी नहीं है और मैं आपको नौकरी दूंगा क्योंकि जैसा वो कहते हैं अपने वादे में कि हर धर्म और हर समाज के लड़के को नौकरी देने में हम मदद करेंगे जो भी इस वेबसाइट पर आता है। क्या ये जो तेजस्वी के द्वारा उठाया जाना इस मुद्दे को आपको लगता है कि ये ज्यादा प्रभावित करेगा वोटर्स को? तेजस्वी का जो पर्सनालिटी है वो इसमें अहम है? नहीं, मुझे लगता है ये स्वतः एक मुद्दा बन रहा था। तेजस्वी यादव ने उसको सेंस किया है, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आने लगा था, ये राजनीतिक विमर्श का केंद्र होने लगा था, क्योंकि आपने कहा और हम सब ने देखा है और बिहार के लोगों ने भी देखा है, देश के लोगों ने भी देखा है, जिस लेवल पे माइग्रेशन हुआ लॉकडाउन के समय में। 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन किया गया, कुछ दिन तक लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन जिनके पास रोजी रोटी सीमित थी, जिनके पास संसाधन नहीं थे, जिनके पास घर लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वो कुछ तो आउट ऑफ फियर लौट रहे थे, कुछ इसलिए लौट रहे थे कि उनके पास वो दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, जहाँ भी रहते हैं वहाँ वो सस्टेन नहीं कर सकते थे। तो वो एक बड़ा वर्ग वहाँ लौट कर गया, और वो जब लौट कर गया तो इस पूरे इसमें एक राजनीतिक पोटेंशियल दिखा कि इतने सारे लोग बाहर काम करते हैं, उनके पास काम नहीं है, ये कोरोना कितने दिन चलेगा इसकी कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं है, तो क्या उनके लिए कुछ वहां क्रिएट किया जा सकता है बिहार में? बिहार सरकार ने बहुत दावे किए, वो आज भी कर रहे हैं कि लाखों लोगों को हम नौकरियां दे रहे हैं, मनरेगा के तहत एनरोल कर रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि क्या काम हम करा सकते हैं उसकी एक सूची बनाई जाए। केंद्र राज्य सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो चैलेंजर होता है, जो ऑपोजिशन में होता है, उसके पास आइडियाज़, वो आइडियाज़ उनके लॉफ्टी होते हैं। नरेंद्र मोदी के पास भी बहुत सारे आइडियाज़ थे, उन्होंने दिखाया और लोगों को नरेंद्र मोदी में विश्वास था तो नरेंद्र मोदी में आस्था दिखाई। तो ये एक मुद्दा ऐसा बन रहा था कि माइग्रेशन बड़े लेवल पे हुआ था, जिनकी नौकरियां थी उनकी नौकरियां जा रही थी। आपको मालूम है करीब 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई थी। एक फिगर के मुताबिक करीब 9-10 करोड़ की नौकरियां वापस बहाल हुई हैं, लेकिन उस पोटेंशियल पे नहीं हुई हैं। नौकरियां नहीं, मैं रोजी रोटी का इंतजाम कह रहा हूं, रोजगार। जो पहले 10,000 कमाता था वो 5,000 कमाता है, जो 20,000 कमाता था वो 10,000 कमाता है। तो वो आपकी शक्ति थी कमाने की, वो घट गई है। बहुत सारे देश भर में जो मजदूर काम करते हैं वो बिहार से जाते हैं, पंजाब तक में मजदूर बिहार से जाते हैं, आपको चेन्नई में मिल जाएंगे जो रोजी रोटी कमाने वाले बिहार से जाते हैं। वो बहुत सारे लोग लौट गए और तब जाकर ऐसा लगा कि शिक्षित जो लड़के हैं उनकी नौकरियां चली गई हैं, जो रोजी रोटी का काम करते थे वो घर वापस लौट आए हैं। तो लगा कि एक ऐसी समस्या है जिस पे रूलिंग डिस्पेंसेशन पे सीधा हमला किया जा सकता है, क्योंकि 15 साल से अब वो सत्ता में हैं, कि आपके रहते इतने लोग बाहर गए क्यों थे? जब आ गए हैं तो आपने उनके लिए इंतजाम क्या किया है? पहले तो आपने क्वारंटाइन सेंटर में क्या किया? तो इसी बहाने वो स्वास्थ्य व्यवस्था पे हमला करना चाहते हैं, इसी बहाने वो बेरोजगारी का जो सवाल है वो उठाना चाहते हैं और इसको इस पे एक लीड लेना चाहते हैं। ऑपोजिशन के पास ये मौका होता है कि आप सरकार को डॉक में खड़ा करें, क्योंकि उसे उस समय डिलीवर नहीं करना है, आने के बाद डिलीवर करना होगा। तो ये तमाम जो उनके विजन है, उनसे पूछा गया है कि भाई आप कहां से दे दोगे नौकरियां, कहां से सृजित कर देंगे आप नौकरियां?
चलिए 4.5-5 लाख नौकरियां जो है वो बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में लंबित हैं, रिक्त हैं, उनको आप भर देंगे। समझ में आता है, चलिए ठीक है, बिहार सरकार की माली हालत ठीक हो तो वो भरा जा सकता है। ये सरकार भी शायद कर सकती थी, अभी तक उसने नहीं किया है, पता नहीं उसकी वजह क्या है, माली हालत ठीक नहीं है इसलिए, या उसको स्क्रैप कर देने की योजना है, वो भी मालूम नहीं। लेकिन लाखों लोग, जब 5 लाख लोग आपको एनरोल करते हैं, आप में चलिए विश्वास देखते हैं कि आप नौकरियां दे देंगे, उसमें बहुत सारे हो सकता है आपके सपोर्टर हो। हम 50% ही लोग कह दें कि 2.5 लाख लोग अब तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी करेंगे, तो आप नौकरियां कहां से देंगे? तो ये ऑल्टरनेट विजन उनको बताना होगा, लेकिन अभी उनको विपक्ष में रहते हुए बताना है। वो काम शायद थोड़ा आसान होता है। मैं आई वॉन्ट टू बी द डेविल्स एडवोकेट कि सरकार में रहते हुए काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये सभी पार्टियों को मालूम है। लेकिन 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी जिस सरकार के खिलाफ हो, 15 साल जो सरकार काम कर चुकी हो, वो जब 20वें साल में प्रवेश के लिए, चौथे टर्म के लिए जाती है, तो उससे बहुत सारे सवाल होंगे और बहुत मौजूद सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव। मुझे लगता है कि इसका जवाब देना भी ज़रूरी होगा, और अगर इसका माकूल जवाब नहीं दे पाती है नीतीश सरकार, तो ये एक मुद्दा बड़े लेवल पे बनेगा जो हो सकता है पॉलिटिकली बेनिफिट करे तेजस्वी। सुकेश जो कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे वोटर होंगे इस बार जो पहली दफा वोट करेंगे, पर हम लोग उस एज ग्रुप में हैं जहां हम लोगों ने देखा है कि लालू राज का शासन कैसा था और उसके बाद नीतीश राज का शासन कैसा हुआ। और ये कहना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के 15 सालों को बेरोजगारी की इस विकराल समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराएं तो वो बात पूरी नहीं होगी। कहीं ना कहीं उस 15 साल की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उस 15 साल की सजा इस 15 साल में शायद जनता ने आरजेडी को दे दी है। अब प्रश्न यहां पर यह है कि जाति धर्म में बंधे बिहार की जो पॉलिटिकल पैटर्न है उसमें आरजेडी बहुत कंफर्टेबल थी अपने 27-28% मतों के साथ जब वो एमवाई कर लेती थी। अब वो कोशिश कर रही है थोड़ा बाहर जाए और ज्यादा बड़े समाज को टारगेट करे, और ऐसे में ये जो धागा है बेरोजगारी का जो हर परिवार हर घर को छूता है, जाहिर है ये मुद्दा अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। पर आजकल के चुनाव में एक तो मुद्दे वो होते हैं जो आपको छूते हैं और दूसरे वो मुद्दे होते हैं जो आपके सामने कर दिए जाते हैं जब वोट का टाइम आता है। और प्रश्न यही है कि वोटर चाहे बिहार का हो चाहे वो पूरे देश का वोटर हो, वो अपने मुद्दों पर वोट करेगा या उन मुद्दों पर वोट करेगा जो सामने रख दिए जाएंगे और जो उस वक्त उसे कम से कम इतना मजबूर कर देते हैं कि वो उनके आधार पर वोट करता है, अपनी बातों को भूल जाता है। बिहार में कैसे प्ले आउट होते देखते हैं? ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है भाई। अगर आप अपने मुद्दे क्या है उसको आप चूज नहीं कर सकते हैं, उसके आधार पर वोट नहीं कर सकते हैं, तो सरकार को ब्लेम करना नहीं चाहिए। नहीं, पर जनता को ब्लेम मत कीजिए। देखिए अगर आप तरीके से देखिए सामने रख देंगे वो उन मुद्दों को जो भावनात्मक रूप से हमें आंदोलित कर देंगी तो जो वोटर होता है, कुछ कड़वी सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। आप कह रहे हैं इस 15 साल को दोष पूरा ना दें, हम उसके 15 साल को भी दोष दें, फिर तो जाते जाते वही बात होगी कि नेहरू को भी वो दोष दे दें। इन हाइंडसाइट चीज़ों को देखना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो वोटर होता है वो 18 साल का परिपक्व वोटर है, उसकी उम्र तय की गई है, सीमा उसकी तय की गई है कि आप परिपक्व हैं वोट देने के लिए। अगर इतने सालों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पहला चुनाव हुआ और उसमें बड़ा मैच्योर वोटर है और वो तय करे कि हमारे सामने मुद्दे क्या हैं, आप अगर ठगे जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से देखा जाए तो 15 साल नहीं, दरअसल 30 साल जिम्मेदारी जिन्होंने शासन किया है, या फिर ये कह लीजिए उनका एक आधार नहीं बन पाया, वो 30 साल भी है और शायद कांग्रेस के भी कुछ साल। मैं कह रहा हूं कि इसको अनंत काल तक आप ले जा सकते हैं। 30 साल की बात इसीलिए कर रहा हूं सुकेश, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन का फेज है वो इन्हीं 2 कालों में आता है। जो पूरे देश में विकास का खाका खींचा गया है वो इन्हीं 3 दशकों का खाका है। नहीं तो क्या है वो विकास? उस विकास को आप डिफाइन कैसे करते हैं? इस विकास को बहुत लोग जॉबलेस ग्रोथ की तरह देखते हैं। जो है वो इन्हीं 30 वर्षों में हुआ है, बाकी के राज्य इन्हीं 30 वर्षों में आपसे आगे निकले हैं और बिहार खड़ा है। ठीक, आप कह सकते हैं 30 साल को आप रेफरेंस में रखिए, ये जरूरी है। चलिए इसी 30 साल को रेफरेंस में रखें। हाँ। इसी 30 साल को रेफरेंस में रखें। हम विकास क्या होता है उसकी चर्चा कभी और कर लें कि विकास का पैमाना क्या होगा।
विकास का अभी मतलब रोजगार की बात कर रहे हैं। विकास का मतलब मोटे तौर पे जो मैं समझता हूं और जो एक आम आदमी समझेगा, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, कि उसके जीवन में जो विकास, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कितना बढ़ा, वो है विकास उसके लिए। हाँ, उसको जीडीपी समझ में नहीं आती है, उसके लिए जॉबलेस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। उसका घर, उसका परिवार अगर उसमें संपन्नता नहीं आई है तो उसके लिए वो विकास नहीं है। क्या ये नहीं आया है? क्या ये जितना आना चाहिए था उतना आया है? और क्या इन तमाम सालों में, 30 साल का ही अगर हम उदाहरण ले लें, इन 30 सालों में हम एक मानस वोटर के बीच ऐसा पैदा नहीं हो सका कि हमें दरअसल अपने मुद्दों पे वोट देना है? इसमें पॉलिटिकल पार्टी को एब्जॉल्व करने की जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से सवाल करना है। डेमोक्रेसी में सवाल करना आप खूबसूरती है, यही डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। तो आप अपने मुद्दों पे अपने लोगों को चुनते क्यों नहीं हैं? आप राजनीतिक दलों को फोर्स क्यों नहीं कर देते कि आपको इन मुद्दों पे बात करना पड़ेगा? ये दरअसल लोकतंत्र में सारी जिम्मेदारी जो है वो डिस्पेंसेशन जो काम कर रहा है उसी की हो, ये जरूरी नहीं है। वोट का टाइम ऐसा टाइम होता है जब जनता मालिक है। आप तय करते हैं कि हम किसको चुनकर भेजेंगे, हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, हम जिसको चुनकर भेज रहे हैं वो मुख्यमंत्री होगा। तो आपके दिमाग में जो चीजें हैं वो सतह पे दिखनी चाहिए और वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आना चाहिए। आपको फोर्स करना पड़ेगा पॉलिटिकल दलों को, राजनीतिक दलों को, कि आपको हमारे मुद्दों पे बात करना पड़ेगा, फिर राजनीति होगी यहां। अब आप सोचिए कि इतना संगठित होकर और इतनी परिपक्वता के साथ अपनी समस्याओं को पर्सपेक्टिव में रखकर कोई वोटर वोटिंग बूथ पहुंचता है क्या? या फिर वोटिंग बूथ पहुंचने के उसके कुछ अपने ही वजह होते हैं जो शायद इन समस्याओं से इतर होते हैं, और ये परीक्षा है। इसीलिए वोट देने का अधिकार जो है अपने आप में एक परीक्षा की तरह है, जिसमें आपकी ही परीक्षा है, हमारी ही परीक्षा है। जिसमें कि जैसा सुकेश कह रहे हैं, आप मजबूर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो आपके मुद्दों पर बात करें, वरना पॉलिटिकल पार्टीज अपने मुद्दों पर बात करके आपका वोट लेंगी और फिर ये मुद्दा वैसे के वैसा ही रह जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ी उम्मीद की किरण दिखी, और इसीलिए हम लोगों ने बेरोजगारी पे आज बात करने के बारे में सोचा, और उन्होंने बहुत सही कहा कि अल्टीमेटली तो ये आप पर ही निर्भर है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं 10 लाख मिस्ड कॉल भी आ गए हैं, तो उम्मीद तो बनती है कि मुद्दों पर इस बार शायद वोटिंग होगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन याद रखिए, तेजस्वी ने यही कहा है कि पहले हमें नौकरी दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, फिर हम आपके रोजगार का इंतजाम करेंगे। आज बस इतना ही जी, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।